हो गया? यस सर, थैंक यू सर। तो बेटा पिछले दिन हम लोग चैप्टर ओवर कर लिए। तो अब हमारा अगला चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है, बताए कि आप लोगों को कि अब यहीं पर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो पार्ट था खत्म हो गया। अब उधर केमिस्ट्री में जो चलेगा वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब अगले हफ्ते से, अब क्योंकि हम लोग के पास बहुत समय है, तो एक हाफ में पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, एक हाफ में केमिस्ट्री, ताकि दोनों का काम खत्म हो जाए। यस सर, तो अभी ज्वाइंट चल रहा है। यस। तो अब अगले चैप्टर का जो पार्ट शुरू हो रहा है वो है हीट, और इसमें 5-6 चैप्टर है, और ये खत्म होगा तब सामने चालू हो जाएगा, बस फिजिक्स ओवर होगी। यस। आइए पहले हीट में चलते हैं। यस सर। हाँ बेटा, आप बताने वाले तो बादल कैसे फटता है? अच्छा, बादल फटना बताना। यस सर। आइए देखिए कि बादल कैसे फटता है। तो हमने आपको ये बताया था कि मैदानी भागों में बादल कभी नहीं फटते। यस सर। क्यों नहीं फटते, ये भी तो कारण हो सकता है। यस सर। तो आइए समझते हैं कि मैदानी भागों में क्यों नहीं फटते और पहाड़ी भागों में क्यों फटते हैं। यस सर। याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे मैदानी भागों में पृथ्वी की सतह से 6 से 7 किलोमीटर ऊपर बादल बनते हैं। यस सर। राइट। यस सर। और बादल के अंदर जल की बूंदें होती हैं। यस सर। अतः वह जितने बूंदों से मिलकर बना है, बताओ उन सब का गुरुत्व केंद्र एक पॉइंट पे होगा। यस सर। और अर्थ ग्रेविटी के अंदर हर वस्तु को भार से खींचती है। यस सर। अब जब इसको नीचे की ओर खींची तो हवा का बल उत्थापक बल लग गया। यस सर। यहाँ दिखाया गया था। यस सर। अब इस उत्थापक बल, अगर इसका नाम हम लोग Fu रखें और इस गुरुत्वीय बल का नाम F रखें, तो बताओ Fu जब F के बराबर हो जाता है, यस सर। और देखिए विपरीत दिशा में, यस सर। तो जिस समय इसका नेट बल 0 हो जाता है, बोलो उसी समय ये सीमांत यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पा लेता है। यस सर। और आपको तो पता ही है कि सीमांत वेग निश्चित दिशा में नियत वेग को कहा जाता है। यस सर। अब इसीलिए वो नियत वेग और निश्चित दिशा में जाने लगता है, जिसे हम बादलों का तैरना है। यस सर। तो इस वजह से मैदानी भागों में बादल नहीं बनता। राइट। यस सर। तब अब आप कहोगे सर तब बारिश कैसे हो जाती है, तो आपको मैंने बताया था इस बारे में, देखिए ध्यान से। हमने कहा था कि पृथ्वी के 70% भाग समुद्र से घिरा हुआ है। यस सर। और समुद्र के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यस सर। यानी उसमें लवण घुले हुए हैं। यस सर। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अब इस पानी में लवण के घुले होने से जब सूर्य का प्रकाश जाकर इसके ऊपर पड़ता है, यस सर। तो यह पानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है। यस सर। अब हाइड्रोजन आयन भी बादल बन के ऊपर जाता है। यस सर। और हाइड्रोक्सिल आयन भी ऊपर जाता है। यस सर। तो ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, यस टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर गिरने के साथ ये अणु एक दूसरे के निकट आने लगते हैं। यस सर। और निकट आकर के संघनित होकर बादल बना लेते हैं। यस सर।
अब अंतरिक्ष में जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं वह बादल दो प्रकार के हैं। हाइड्रोजन आयन वाले बादल अनावेशित हैं और हाइड्रोक्सिल आयन वाले बादल ऋणावेशित। इस तरह आसमान में जो आपको बादल तैरते दिख रहे हैं वह बादल दो प्रकार के हैं, एक अनावेशित बादल। अब कभी-कभी आप आसमान में देखते होंगे कि दो बादल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और फिर आपने देखा होगा कि अभी वो एक दूसरे की ओर आ रहे थे तब तक एक दूसरे से दूर चले गए। ऐसी घटना देखा है? और गांव का किसान बादलों के कलर देखकर समझ जाता है कि बरसी है कि नॉर्मल है। तो ऐसा कैसे होता है आज आप जान लो, क्योंकि 12 का पहला चैप्टर जब आवेश पढ़ोगे तो वहां इसी थ्योरी को दोबारा जानना पड़ेगा। तो अभी समझ लो कि इसमें हो क्या रहा है। जब आप आसमान में देखो कि दो बादल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जानो कब ये वर्षा होगी और कब ये बादल एक दूसरे से भाग जाएंगे। अगर ये बादल हाइड्रोजन आयन वाले होंगे यानी धनावेशित होंगे, इस पर भी क्या है तो बोलो दो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो जैसे ही ये तैरते हुए बादल एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आएंगे, जब तक ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक तो टर्मिनल वेलोसिटी से यानी सीमांत वेग से निश्चित दिशा में वेग से कटी लगना। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आएंगे, वैद्युत क्षेत्र में आते ही इनके ऊपर समान आवेश होने से प्रतिकर्षण बल लग जाएगा और प्रतिकर्षण बल लगते ही अब यह दूसरी दिशा में उसके ठीक विपरीत दिशा चले जाएंगे। कोई किसान कहता है ये बरसी है नहीं तो देखा पतरा भागा ना, तो पतरा कहाँ से भाग गया? समान आवेश के बादल होने से, क्योंकि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण इसीलिए एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर भागते। इसी तरह अगर यही दोनों बादल ऋणावेशित होते तो भी भाग जाते, लेकिन अगर एक धनावेशित बादल है और एक ऋणावेशित बादल, समझाने के लिए इसमें ऋणावेश भर दे रहे हैं। देखिएगा तो अब दोनों के आवेश दोनों विपरीत है, तब विपरीत आवेश के बीच में जानते होंगे कि प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। कौन बल लगता है? अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर तेजी से खींचेंगे। अब जब खींचेंगे तो तुम लोग भी कभी देखे होंगे प्लस और माइनस तार मिलाओ तो स्पार्क मारता है। बस जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सतह को स्पर्श करते हैं इन दोनों के बीच विपरीत आवेश के कारण स्पार्किंग होती है, जिसे तुम लोग बिजली का चमकना, लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखना आसमान में जैसे दो बादल आकर के दूसरे से टकराते ही देखना बिजली चमकेगी। सही है। अब देखना जैसे ही लाइटनिंग आएगी इन बादलों के टकराने से जोर से आवाज आएगी। अब तुम जानते हो कि ध्वनि की आवाज धीमी होती है और प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसीलिए तुमको चमक पहले सुनाई देती है। लेकिन अब देखना क्या होगा कि जैसे ही धन आवेश के बादल और ऋण आवेश के बादल एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वहां लाइटनिंग से बहुत तेज ऊष्मा पैदा होगी और उस ऊष्मा को पाकर हाइड्रोजन और फिर आपस में फ्यूज होकर पानी में बदल जाएंगे।
क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जब ये पानी में बदले तो बताओ ऊपर से मार पानी गिरना शुरू हो गया। Yes, sir. लेकिन अब देखो क्या हुआ, याद करो यह कितनी ऊंचाई पे है? 7 किलोमीटर। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये देखो, बोलो फर्श से हम पानी गिराने जा रहे हैं और ये ऊंचाई शायद 1-2 मीटर ऊपर होगी। देखिए लो कितनी ऊपर होगी? 1 नहीं 2 मीटर। और अब हम दिखा रहे हैं तुमको कि जब ये पानी गिरा रहे हैं तो देखो ये पानी अगर हम देखो वहां से यहाँ तक कंटिन्यू गिरा है। लेकिन अब हम जैसे जैसे ऊंचे लेते जाएं, अगर हम इसको जाके छत पर से गिराएं तो देखना जहां से गिरेगा, जैसे तुम लोग बारिश के समय छत पर देखा होगा ट्रेन वाली पाइप यानी बारिश वाली पाइप से पानी गिरे तो जहां से गिरेगा देखना वहां चौड़ा होगा। तो जैसे 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 नीचे आता जाएगा देखना वो पतला होगा। देखा है कि नहीं? देखो यही देखो ऊपर ज्यादा चौड़ा है, नीचे देखो पतला होता है। अब क्यों हुआ पतला? ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आयन के फ्यूजन से पानी बहुत बड़ी मात्रा में बना है। और सारा पानी जैसे अभी यहाँ पानी गिरा है वैसे वो पानी गिरना शुरू। अब देखो हुआ, मैंने कहा कि जब ऊंचाई से आएगा तो जहां से गिरेगा वहां चौड़ाई जाता है। लेकिन मैंने कहा जैसे जैसे ये कम होती जाएगी। अब तुम हमसे कह सकते हो कि सर चौड़ाई जब ऊपर ज्यादा की तो नीचे कम क्यों हो गई? इसका कारण पृष्ठ तनाव में बढ़ाया गया है। P बराबर डेल्टा बाई। बताओ जब ये पानी नीचे गिरा तो बोलो नीचे कौन खींच रहा है? बहुत बढ़िया, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। कठिन तो नहीं हुआ? आराम से समझो, कोई कठिनाई नहीं है। अभी टोटी के पास भी ले जाके दिखा सकते हैं, नहीं तो तुम उधर घर पे करके देख सकते हो। ऊपर से पानी गिरा के देख सकते हो। अब तुम कैसे अपने को सेटिस्फाई करना चाहते हो उतना जतन घर पे कर सकते हो। अभी हमने एक पहले समझाने का प्रैक्टिकल किया, इतना हो रहा है। अब हमसे सुनो क्या, जब mg ने नीचे की ओर खींचा, बताओ यहाँ जो स्थापक बल अब फर्स्ट फोर्स लग रहा है? ये देखो जब ये नीचे की ओर चला तो बोलो हवा इसको रगड़ते हुए ऊपर की ओर गई ना? अभी तुमको ठंडी लग रही थी तो मैंने कहा हाथ रगड़ो। तो बोलो इस तल की पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ी कि नहीं? तो बोलो जब पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ गई तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ गया। और बोलो पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल की वृद्धि। जब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। आप समझ में आया क्यों घट रहा है? या भी नहीं समझ में आया? कंफर्म हो गया? क्यों घट रहा है पता चला? क्योंकि जहाँ बादल है वो निर्वात नहीं है, वो तो 6 से 7 किलोमीटर का ही हवा का क्षेत्र है। और जब वो दोनों न्यूट्रलाइज हुए, मतलब हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन किया, पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि पहले हाइड्रोजन आयन का बादल अलग था और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से तैरते तैरते एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आए, दोनों पर अपोजिट और आवेश होने से आकर्षण और दोनों ने एक दूसरे को अपनी ओर खींचा। कुछ इस प्रकार खींचा। ये देखो, मान लो कि ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है और दोनों ने एक दूसरे को अपनी ओर खींचा। ये देखो कुछ हुआ क्या? जैसे खींचने को आवाज आई।
तो ये हुआ बादलों की गड़गड़ाहट। Yes, sir. और प्लस और माइनस का सकते ही बताओ चमका। Yes, sir. तो बिजली चमकने से ऊष्मा पैदा हुई। Yes, sir. और उस ऊष्मीय ऊर्जा से ये हाइड्रोजन आए और पानी बना। और जैसे पानी बना, पानी नीचे आना शुरू हो गया। तो वायु के घर्षण से Yes, तुम लोगों को पता है कि द्रव में ही पृष्ठीय ऊर्जा पैदा होती है और कहीं नहीं। Yes, sir. याद है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए मैं बता रहे थे उस चैप्टर में Yes, कि कोई भी मार्केट में चीज खरीदने जाओगे तो देखना वो जिस बोतल या शीशी में रखा गया है हमेशा ऊपर से गैप करके बनाया Yes, sir. मैं कार्ड उठा चुका हूं। Yes, sir. तो जैसे ही मतलब ये नीचे आना शुरू हुआ पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ी। Yes, sir. और पृष्ठीय ऊर्जा के पृष्ठ तनाव समानुपाती होता है। Yes, sir. इसलिए जब पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ी तो पूरा पृष्ठ तनाव बढ़ गया। और पृष्ठ तनाव बढ़ने से इसीलिए जब वो पानी ऊपर से नीचे आया तो उसका एरिया कम होता है। कम होता है। Yes, sir. पहले इतनी बात समझ में Yes, sir. और इस चीज को तुम कहीं भी देखो, छत पर से पानी बारिश का गिर रहा हो, देख रहा हो वहां तुम चौड़ा भी गिरेगा। जैसे जैसे नीचे आएगा। अब चलो इसके बीच का ऑपरेशन शुरू करते हैं। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर चित्र में सीखो। बोलो ये पतला होता चला जाएगा। Yes, sir. अब तुम बताओ पानी के अणुओं के बीच में बताओ ससंजक बल। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे बताओ mg। Yes, sir. तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा पतला होता जाएगा, अणुओं की संख्या कम होती जाएगी। Yes, sir. बोलो ससंजक बल भी कम होता है। तो एक स्टेज आएगी ना जहाँ ससंजक बल से ये गुरुत्वाकर्षण बल F ज्यादा हो गया। Yes, sir. और बोलो जैसे ही ज्यादा होगा ये बल इसको खींच लेगा। Yes, sir. खींचते ही अब देखना अब ये अणु और ये अणु में गैप आ जाएगा। Yes, sir. देखो बूंद बन Yes, sir. बनी हो Yes, sir. कि नहीं बनी? बनी। क्या बन गई? बूंद। ड्रॉप फॉर्म हो गया। Yes, sir. इसीलिए जब ऊंचाई से पानी गिराया जाता है तो ऊपर तक तो वाटर एकदम कंटिन्यू बह के आता है। Yes, sir. लेकिन जिस जगह पे F का मान इनके बीच लग रहे ससंजक बल से ज्यादा है। बस वो उस बूंद को यानी उस मॉलिक्यूल को अलग कर देता है। Yes, sir. और अलग कर देते ही अब ये बूंद बना देता है। होके ही निकलता है। Yes, sir. अब बताओ तुम्हारे मैदानी भाग में पानी गिरता है तो एकदम बाल्टी से जैसे पानी गिरा हो वैसे गिरता No, sir. इसीलिए तुम्हारी यहाँ वर्षा होती है तो ड्रॉप बाई ड्रॉप होती है। अब समझ में आ गया? Yes, sir. जिसे हम रेन फॉलिंग कहते हैं। Yes, sir. और इस घटना को हम प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर कहते हैं। Yes, sir. यानी जल का अवक्षेपण। अवक्षेपण सुना करो, पहले हम बोल रहे फिर पीछे से बोलोगे, बीच में बोलोगे तो सुन नहीं पाओगे, समझोगे नहीं। तो इस घटना को हम प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर कहते हैं, यानी जल का अवक्षेपण कहते हैं। तुम अपनी कॉमन भाषा में कह दो वर्षा होती है। Yes, sir. तो जान के वर्षा होने से ऊपर से पानी बूंद बूंद नहीं आ रहा है। Yes, sir. वो 1-2 किलोमीटर तक बूंद बूंद नहीं आएगा। Yes, sir. कब तक आएगा? जब जहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन जल के अणुओं के संसंजक बल से ज्यादा। अब कहोगे सर पहले क्यों नहीं था? पहले इसका चौड़ाई ज्यादा था, पृष्ठ तनाव अधिक था, कम था। अभी ना घर्षण के कारण पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है। Yes, sir. और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे एरिया रिड्यूस होती है। Yes, sir. और जब रिड्यूस होते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं। Yes, sir. अब समझ में आ गया? Yes, sir. जैसे कुछ उसी तरह है कि तुम्हारा किसी से झगड़ा होता है और वो व्यक्ति 10 लोग के संगे है और तुम 4 लोग हो। अब तुम तो जाहिर है कि अपने लाख खाने के लिए उससे नहीं भिड़ोगे। अब तुम पीछा करते जा रहे हो तो उसके 10 में से एक पे करके 2-2 करके लोग घटते जा रहे हैं। जैसे उसकी संख्या 3 हो गई, अब तुम्हें ऐसा लगता है कि वो 3 मिलाए हम मार सकते हैं।
तो उसी में से कोई विद्वान था, उसने कहा रुक जाओ तभी से और रुको, तो लेफ्ट से और निकल गया। अब बोलो संख्या कम होती है, बात क्लियर है? और तुम्हारा बल का पलड़ा बढ़ गया कि नहीं? ऐसे ही ये रिड्यूस होता गया, मॉलिक्यूल कम होती गई, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है बताओ जी का मान बढ़ता जाता है, बढ़ते भी इस सतह की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। मतलब बढ़ रहा है तो बोलो F बढ़ते बढ़ते जैसे ही इनसे ज्यादा हुआ वैसे को डिटैच कर दिया। अब ये टॉप फॉर्म। अब तुम लोग पानी पीने कभी जाना टोटी के पास में, चाहे डबाई के पास में, तो थोड़ा सा पानी गिराना तो देखना ऊपर से पानी एकदम धारा प्रवाह गिरेगा, लेकिन जमीन पर गिरते गिरते ड्रॉप बन जाएगा। आओ दर्शन, साक्षात दर्शन। यस, थोड़ा क्लासरूम में पानी गिर जा रहा है, देखो। अब ऊपर से देखना चौड़ा, नीचे देखना क्या होगा, देखो ड्रॉप होना तो शुरू हो गया, ऊपर से पानी आ रहा फिर नीचे ड्रॉप होना है कि नहीं? दिखाई दिया? अब जान गए मैदानी भाग में क्यों नहीं बादल फटेगा? क्योंकि नहीं पता। अब बताओ, अब हम चलते हैं पहाड़ी भाग में ही बादल क्यों फटते? तुम लोग तो बादल फटते हुए देखे नहीं हो, मैं तो मेरे को सौभाग्य मिला है 1996 में मैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का चंदौली का कोऑर्डिनेटर था, और विज्ञान क्लब ने हमको ऑथराइज किया रिसर्च जाने के लिए, तो मैं चला गया उत्तराखंड भेजा था उस समय, क्योंकि मेरी सारी यात्राएं या तो यूनिवर्सिटी ने भेजी है या विज्ञान ने भेजी है, मैं अपने से कहीं नहीं गया हूँ। तो मैं तुम लोग 5 स्टार होटल का नाम सुने होंगे, मैं 7 स्टार होटल में समय बिताया और वो यूनिवर्सिटी ने दिया है। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वास्तव में जीने का तरीका क्या है, विकसित देश और अविकसित देश या विकासशील में क्या अंतर है। मैं जब 7 स्टार होटल में था तो मैं आपको बता दूं, एक बार जो बेड पे आप बैठ गए यूज हो गया, अब वह अगले 2 आवर्स के लिए अब वो बेड फिर हट जाएगा, नया बेड बिछेगा। ब्रश मंजन एक बार जो यूज हो गया, जैसे हम लोग दातुन करते हैं, नीम का दातुन कर लिए तो फेंक देते हैं, वैसे एक यानी 1 टाइम एवरी मॉर्निंग टाइम में आपने ब्रश यूज कर लिया, अब वो इवनिंग टाइम में आपको जब ब्रश करना है तो वो ब्रश यूज नहीं। मैं 7 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 5,000-6,000 रुपए में एक कप चाय मिलती है, और वो मेरे अपने पैसे से मेरे पास ना होता ना मैं कभी देख पाता। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ और कभी कभी व्हाट्सएप पर भी भेजता हूँ कि जो 6 घंटा आज नहीं पढ़ सकता वो अपने युवा होने के बाद तैयार रहे दूसरे के 6 घंटा 8 घंटा काम करने के लिए। आज अगर अपने से आप अपने के लिए 6 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास ज्ञान की शक्ति नहीं आएगी, तब आपको आजीविका चलाने के लिए दूसरे के यहाँ दूसरे की इच्छा से आप 8 घंटा 10 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ में कुछ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसके बिना आपका जीवन नहीं चलने वाला है। और अगर आज आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। चॉइस आपका है, आज मजा लीजिए, कल भोगिए, आज मेहनत कर लीजिए, कल फिर सुबह सुख रहे, ये आप यानी आज जब शरीर युवा हो रहा है, जब थोड़ा कष्ट हो तो आज भोगा जा सकता है, कष्ट को झेला जा सकता है, क्योंकि युवा की परिभाषा ही यही है, जो चुनौतियों को झेलने का हिम्मत बनावे उसे युवा कहते हैं। अरे बात समझिए। और अब जब आप 25 के ऊपर हो जाएंगे और करियर नहीं बना पाए तो फिर याद करिए, जैसे आप लोग सड़क पे देख रहे हैं, बूढ़ा भी रिक्शा खींच रहा है, उसकी इच्छा नहीं है दुकान खोलने की, फिर भी खोलेगा, नहीं खोलेगा तो बच्चों को खिलाएगा क्या? और देख लीजिए जो लोग सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, अगर आज वो नहीं गए तो भी उनका वेतन बन रहा है। नहीं है ऐसा? तो आपको तय करना है बेटा,
और ये बस ज्यादा नहीं, 11 यानी कि 15 वर्ष से लेकर 25 यानी 10 वर्ष, यही जो 10 साल मेहनत कर गया, मामला फिट नहीं कर गया तो मरने तक भोगते हो। यानी तब भोगो जब शरीर कमजोर हो रहा है, जब तुम्हें आराम की जरूरत है, तब तुम्हें उतना खटना पड़ेगा। चाहो तो देख लो जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, परचून यानी कोई भी दुकान कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उनकी पैसा तभी खड़ी होगी जब वो किसी का काम करेंगे। तो वही दुकान खोल लिया, वो घर में बैठो, क्या आमदनी मिलेगी? तो खटना पड़ेगा भाई। सुबह में जाओ दुकान खोलो, शाम तक दुकान पर बैठे रहो। क्या इतना मेहनत पढ़ाई की है? नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो तुम्हारे को सोचना है। तो बेटा इस बात को समझ लो। तो मैंने अभी जो समझाया बात क्लियर हो गई आपसे? तो इसलिए ऊपर से पानी जो नीचे की ओर आ रहा है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप आ रहा है। इसका मतलब मैदानी भाग में बादल नहीं फटने वाले। अब सोचो मैं मसूरी में गया था, तो मैं मसूरी में जहां खड़ा था, ऊपर की पहाड़ी पर बर्फ गिर रहा है, नीचे की हम यहाँ बीच में खड़े, हम जिस पहाड़ी पर खड़े हैं यहाँ बारिश हो रही है। ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पहाड़ी पर बारिश हो रही है। नीचे की पहाड़ी जहाँ कंसिका बैठी है वहां पर धूप उगा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर की पहाड़ी पर इस पर बर्फ गिर रहा है। बताओ तीनों मौसम एक जगह। इसलिए मसूरी के मौसम का कोई भी भविष्यवाणी नहीं। आप मसूरी कभी जाना तो देखना वहां जितने काम करने वाले हैं सब अपने पेट पर ठंडे का वस्त्र और बारिश से बचने वाला दोनों लेके रखते हैं। क्योंकि पता नहीं कि अभी नीचे उतरते उतरते बारिश शुरू हो जाए। समझ आ गया आपको? अब हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटता कैसे है। आइए देखें। बोलिए हमारे यहाँ से पहाड़ यानी बादल है 6 से 7 किलोमीटर। आपको प्रैक्टिकली दिखा है कि जितना ऊपर से पानी नीचे जाएगा बोलो उतने छोटी छोटी ड्रॉप होगी। जैसे समर में देखना एकदम फुहार हो जाता है, और किसान को देखना खेत में अगर हो अब पानी पड़े, अब बड़ा बड़ा बूंदी पड़े, यानी बूंद कैसा हो तो देखना किसान अपनी भाषा में ला रही पन बदल रहा है सीएम सुने उसको कैसे मालूम कौन सा वैज्ञानिक है? क्योंकि उसके पास अनुभव है कि बिग ड्रॉप्स हैं, यानी ये छोटा बादल बना हुआ है। क्योंकि अगर ये ज्यादा ऊंचाई से आ रहा होता तो वो बिग ड्रॉप नहीं बनता, स्मॉल ड्रॉप्स बनता। थ्योरी समझते हो? और अगर बिग ड्रॉप बना हुआ है तो उस वो बादल निम्न ऊंचाई पे है और अचानक वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाने से प्रेसिपिटाइज हो गया है, इसलिए ये पानी टिकने वाला नहीं है। अब समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है काम? यानी हम 7 किलोमीटर नीचे जो पानी पड़ रहा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है। अब आते हैं पहाड़। बोलो पहाड़ से जो बादल होते हैं उन बादलों की ऊंचाई 1 से 2 किलोमीटर होती है। जब आप मसूरी वगैरह जाओगे, लाल टिप्पा जाओगे, सियाचिन ग्लेशियर का बॉर्डर, तो लगेगा भाई कहाँ बदल रहा है। आप समझ रहे हो? यानी वहां पर 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे बादल है। और आपको पता ही है कि पहाड़ पर जैसे जैसे जाओगे वायुमंडलीय दाब तो वहां निम्न वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र बनने से हम ये बादल फटाक से पानी बन के प्रेसिपिटाइज हो गया। परंतु ऊंचाई इतनी नहीं थी कि ये ड्रॉप क्यों? क्योंकि वायु का जो उठापक बल है वो बहुत कम है। तो इसलिए ये पानी जो है बादल में से अब नीचे गिरेगा तो ड्रॉप के रूप में नहीं गिरेगा। बताओ बारिश पूरा पानी के
पानी में पानी का ही लेयर में गिरेगा। यस सर। अब सोचो, एक बादल में लाखों लीटर पानी भरा हुआ है। अब बताओ, अगर इतना पानी एकदम एक जगह गिरने लगे, बताओ ये पहाड़ का चट्टान टूट जाएगा। अब पहाड़ जानते हो स्लोप होता है, और इसी को जब पानी एकदम मूसलाधार गिरने लगता है, समझ में आ गया? इसी घटना को बादलों का फटना कहते हैं। और अब ये बादल बताओ एक जगह नहीं गिर रहा है, कुछ ही क्षेत्र की चौड़ाई में पानी तेजी से गिर रहा है। अगर गिरने से इस पानी के प्रवाह से पेड़ पहाड़ सब टूट कर बहने लगते हैं। गांव के गांव, अब पहाड़ी क्षेत्रों में इतना बड़ा गांव नहीं होता जितना तुम्हारे यहाँ। एक गांव में यानी एक पहाड़ी पर ऐसे थोड़ा ढाल हो गया तो 2-4 घर यहाँ हो गया, फिर निचली पहाड़ी पर थोड़ा ढाल बन गया तो यहाँ ढाल समतल बन गया तो 2-4 घर यहाँ हो गया। यानी कि वहाँ के गांव की कुल आबादी 10 परिवार या 5 परिवार की है। यानी 10, 20, 25, 30, 40 लोग हो गए, एक गांव बन गया। हमारे गांव 2-2 हजार है। नहीं सोचो, हमारे गांव है कि नहीं? दूध के चट्टे करते कम से कम 250-300 अब 300 घर में अगर सरकारी रेट पे चलो, हम दो हमारे दो 30 × 4, समझ में आ रहा है? तो 300 × 4 यानी 1200, यानी मिनिमम एक गांव की आबादी यूपी में 1200, 1600, 1800, 2000, 4000 की है। और वहाँ 50, 40, 60 ऐसे। मैं जब वहाँ पर था तो नारायण तिवारी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनका भाषण चल रहा था। कुल मिला के 100 आदमी थे। हमारे यहाँ के चोरकट एमएलए आ गया तो 1000 मिला जुट जाते है कि नहीं? मुख्यमंत्री आया था, 40 लोग थे। तो हम कहीं बड़ा कम आदमी, तो कह रहे मुख्यमंत्री आए हैं, इतना भीड़ है, इतना हम भी भीड़ है क्योंकि हम लोग के हिंदी वाले हैं ना। हम लोग क्या तो 40-50 तो क्लास में बैठ गई ये कोई भीड़ है? उनके लिए वो भीड़ है क्योंकि वहाँ 4 घर 5 घर का एक गाँव। तो उस पहाड़ी पर 2-4 गाँव का आदमी आ गए, जुट गए, हो गया। अब समझ में आ गया? ये मैं कहानी नहीं सुना रहा, आंखों देखी बता रहा हूँ, मैं वहाँ गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं सोचो कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का एक अलग फेज होता है और जो देखा होता है वो अलग होता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए बेटा वहाँ पर बादल जब फटेंगे, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बादल जैसे फ्यूज करेंगे और पानी प्रेसिपिटाइट शुरू होगा, तो वो पानी यहाँ तक आते आते बूंद में नहीं बदलेगा क्योंकि ऊंचाई इसलिए वो पानी पूरा एक धारा प्रवाह एक ही स्थान पर गिरने लगता है। इसी घटना को बादलों का फटना कहते हैं। और ऐसी घटना आपके यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैदानी भाग में हैं और हमारे 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे बादल बनते हैं और जब वो प्रेसिपिटाइट होते हैं तो वायु के घर्षण से उनका पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, एरिया रिड्यूस होने लगता है। अतः क्षेत्रफल घटने की वजह से लगातार नीचे के जैसे जैसे आते जाते हैं एरिया कम होने जाता है, जैसे इनके अणुओं के बीच का संसर्ग कम हो जाता है और जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल इस संसर्ग बल से ज्यादा होता है अब वो इन्हें अलग अलग करता है। इसीलिए हमारे यहाँ बूंद बूंद आगे अब आप नो सर तो बता सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं। अब नहीं दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े ना? यस सर।
चलिए अब हम लोग जिस खंड की ओर बढ़ रहे हैं उस खंड का नाम है हीट। तो पहले हम लोग पहला ही चैप्टर देखेंगे, ऊष्मा क्या है, व्हाट इज हीट। Yes, sir. अब आप पहले हीट को सीखिए, हीट किसे कहा जाता है। आप लोग अंग्रेजी में हीट माने बर्फ में अगर बतियाएं तो अंग्रेजी भाषा में हीट माने होता है गर्म करना। यानी कि ये अंग्रेजी भाषा में हीट एक वर्ब का नाम है। वर्ब वगैरह तो आता है। हीट माने एक वर्ब है जिसके माने होता है गर्म करना। अब इसी से परिभाषा निकालो कि हीट किसे कहना चाहिए। अब जैसे जाड़ा का दिन है, तुम्हें ठंडी लग रहा हो तो कहते हो कि चलो रजाई में चल के अपने को गरमाते हैं या आग तापते हैं, ऐसा कुछ करते हो। नहाने जा रहे हो, पानी ठंडा है तो कहते हो पानी गर्मा के नहाते हैं, चलो वही काम शुरू करते हैं। देखो ये एक पात्र है, ध्यान से सीखना, क्योंकि जब सीख लोगे तो कंडीशन समझ में आ जाएगी, तो तुम्हें हीट हमेशा के लिए याद रहेगा और उससे सवाल भी तुम्हें लगाने आएगा। इसलिए आराम से सीखो। देखो ये एक पात्र है, जिस पात्र में ये देखो हमने कोई द्रव रख दिया है, जैसे कि तुम पानी रख लेते हो, पानी गरमाना चाहते हो। ये देखो हमने पानी रख दिया। अब तुम्हें तो पता है कि पानी को द्रव कहा जाता है, परंतु ये सब को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य यानी कि पदार्थ। तो हमने किस पदार्थ को ले रखा है बेटा? द्रव पदार्थ। अब हम जा रहे हैं इसको गर्म करने। तो बोलो गरमाने के लिए चूल्हा पर रखना है। अब ये देखो तुम्हारा बर्नर है, यानी गैस का स्टोव, लकड़ी कोयला जो तुम्हारे पास। अब हम इसको अगर गरमाना शुरू कर दें तो बताओ इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा कि नहीं? बढ़ेगा। अर्थात तुम्हारी फिजिक्स की भाषा में कहूँ तो बताओ इसके टेम्परेचर में बदलाव होने लगेगा। बोलो आ रहा है। अब देखना, तुम लोग पढ़े हो कि पानी 100 डिग्री पर भाप में टर्न होने लगता है। तो जब ये गर्म होते 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 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा, बताओ पानी भाप में टर्न होने लगेगा। और ये दोनों घटना, यहाँ देखो ताप में बदलाव और यहाँ देखो ये पानी से भाप बन गया, तो ये अवस्था बदल गई। तो देखो यहाँ अवस्था में परिवर्तन हुआ और यहाँ बोलो ताप में परिवर्तन। और ये दोनों घटना बताओ किस वजह से हुई? तो क्या हीट की परिभाषा नहीं मिल गई? यानी हीट क्या है? अब ये जो घटना घटी उसको डेफिनेशन में डाल दो। हीट यानी ऊष्मा वह कारक है। क्या है? कारक है, जिसके कारण किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन हो जाता है अथवा दोनों हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है? तुम गए आग तापने तो तुम्हारा तापमान बदलना शुरू हो गया, तो बोलो ताप बदल गई। पानी गरमाए हो तो भाप बनाए हो तो भाप बदल गया, तो अवस्था बदल गया। तो ये दोनों घटना किस वजह से हुई? तो बोलो क्या हीट की परमानेंट परिभाषा मिल गई? ऊष्मा वह कारक है जिससे किसी भी वस्तु के ताप में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब उल्टा बोल दो,
किसी वस्तु के ताप में अथवा अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो कारक की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा। मिल गया ऊष्मा क्या? सबको आ गया? किसे कहेंगे ऊष्मा? तो फिर से सुनो, इसके बाद जिसको आ गया खटाक से बताओ। पहले सुनो, ऊष्मा वह कारक है जिसके कारण किसी भी वस्तु के ताप में परिवर्तन हो जाता है अथवा उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इंग्लिश में सुनो। हीट इज ए फैक्टर by which either we change the temperature of a body or we can change the state of the body. Clear हो गया? Yes, sir. तो that factor is called heat. अब कोई समस्या? No, sir. फिर से सुनो हिंदी इंग्लिश में। ऊष्मा वह कारक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के ताप में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा उसकी अवस्था में उसी कारक को हम ऊष्मा कहते हैं। यानी हीट इज ए फैक्टर which either change the state of the body or change the temperature is equal heat. सबको क्लियर हो गया? बताओ। दिमाग में डालो कि तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलता रहता है कि ऊष्मा देंगे तो केवल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आज अपना दिमाग को ठीक करो। ताप परिवर्तन का मतलब ताप बढ़ना भी होता है, घटना भी होता है। तो ताप बढ़ेगा तो भी ऊष्मा पैदा हुई और ताप घटेगा तो भी ऊष्मा। लेकिन दोनों में फर्क हुआ कि जब ताप बढ़ेगा तो ऊष्मा बॉडी को दी गई है और जब ताप घटेगा तो ऊष्मा बॉडी से ली गई है। अब आपको देखना होगा कि अगर बॉडी ने ऊष्मा लिया होगा तो वो पॉजिटिव होगी और अगर उसमें से रिलीज हुई होगी तो वो नेगेटिव। गया खोपड़ी में? और ये बहुत बार बताया जाता है और बच्चा न्यूमेरिकल लगाने में 100% गलती करता है जो ध्यान से नहीं पढ़ता है। जैसे ये देखो, अगर तुम्हें 9-10 का याद होगा तो तुम्हें पता है कि अगर किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि हो तो वह ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा T होती है। यह भी पढ़ाया जाएगा लेकिन हम अभी तुम्हें मदद करने के लिए बात कर रहे हैं। और अगर उस वस्तु की अवस्था बदल जाए तो वहाँ गुण ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वो गणना M/L से की जाती है। ये मैं 9-10 बोल रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं अभी 9-10 बोल रहा हूँ। बोलता हूँ ना कि जो पढ़ के रखेगा वही चलेगा। हमें नहीं पढ़ाना, हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम मदद की भी बात कर रहे हैं। अब ये देखो ms डेल्टा T, अर्थात तुमने पानी गर्म किया वो पॉजिटिव था। अब पानी गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला दिया तो टेम्परेचर डाउन हो गया। अब वो हो गया नेगेटिव। तो अगर कहीं पर Q बराबर माइनस लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब वहाँ ताप गिर रहा है और माइनस लिखा हुआ ताप बढ़ रहा है। इसी तरह अवस्था बदलेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऊष्मा। अब जैसे ये देखो बर्फ का टुकड़ा रख दिया और अब ये पिघल रही है, देखा मतलब ऊष्मा वायुमंडल को जा रही है। तो ये Q बराबर हो गया -। अब समझ में आ गया? तो जब किसी को ऊष्मा दियाएगा तो पॉजिटिव रहेगी। इस समय तुम लोग को ठंडी लग रही है ना क्योंकि तुम लोग से ऊष्मा निकल रही है। माइनस ms डेल्टा T। और अब आँच ताप रहे हो आगे बात में
पॉजिटिव। अब गया दिमाग में? यस सर। अब दूसरी की बात समझाता हूँ। जब तुम्हें कोई वस्तु गर्म कब लगती है और ठंडी कब लगती है? जब किसी चीज को छुओ तो लोग अपने अपने मेज को, कॉपी को, कलम को छुए ना? अब मैंने कहा छुओ तो कुछ बच्चे तो करने लगे, अब कुछ अपना बस इधर हिल के रह गए। अब इसका मतलब वो अपने माइंड को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। उनका जो स्वभाव है वो इतिहास वाला बना हुआ है, यानी वो बच्चे किसी विषय में अपडेट नहीं है। क्योंकि साइंस को मैंने कहा था ना, तर्क और ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए। अब तुमको कहा नहीं छुओ तो खट से छूना चाहिए। अब हमको मार के थोड़ा छुआएंगे। तो जब तुमने अभी अपने अगल बगल चीजें छुई हैं तो तुमको एक जैसा कोई नहीं लगा होगा। कोई तुम्हें ज्यादा ठंडा लगा होगा, कोई कम ठंडा लगा होगा, लेकिन गर्म कोनो नहीं लगेगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ अपने जेबा में हाथ डालो जरा। गरम लगा ना? नहीं लगा? क्यों? दो बातें हुई। जब तुमने किसी चीज को छुआ और उसका ताप अधिक है तो ऊष्मा हमेशा अधिक से कम होगी। तो अगर ऊष्मा तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें गर्म का अनुभव होगा। और अगर किसी चीज को छुए और वह तुमको ठंडी लगी, इसका मतलब तुम्हारा ताप अधिक है, उसका ताप कम है और ऊष्मा अधिक से कम है, अतः तुम ऊष्मा खो रहे हो। अब समझ में आ गया? यानी कि यू आर लूजिंग द हीट। तो जब आप ऊष्मा को खोओगे तो ठंडी लगेगी और ऊष्मा को गेन करोगे तो गर्म। अब गया दिमाग में? अब देखो बहुत सरल बात है, लेकिन इसके बावजूद भी न पढ़ने वाले या एक्सपेरिमेंटली न समझने वाले खूब गलती करते हैं। तो when any person lose the temperature, lose the heat, so then he or she will feel the coolness. And when anybody or any person gain the heat, so he or she will feel the temperature. I mean body will be heated. समझ में आ गया? Yes, sir. जब आपके शरीर से ऊष्मा निकलेगी तो आपको लगेगा ठंडा, और जब आपको कोई चीज छूने पर आपका हाथ गर्म लगता है तो इसका मतलब है कि आप ऊष्मा ले रहे हैं। यू आर गेनिंग द हीट। Yes, sir. अब समझ आ गया? Yes, sir. कभी नहीं समझ में आया? इसका मतलब सुबह में अगर आप कांप रहे थे तो क्यों कांप रहे थे? इसलिए क्योंकि आपके शरीर के तापमान ज्यादा है और बाहर के वायुमंडल का तापमान कम है, इसलिए आप लूज कर रहे थे। Yes, sir. और लूज कहाँ से हो रहा था? जो भाग आपका खुला हुआ है। और चेहरा, तो आपको ठंडी भी तो यही और यही लग रही थी। और आपका जो हिस्सा ढका हुआ है वो वाले हिस्से से आपको ठंडी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि वहां से ऊष्मा के लूज होने की रेट बहुत कम है। ये पढ़ाएंगे यहाँ पर, सब बताने वाले हैं कैसे। तो पहले इतनी बात समझ आ गई आपको? तो अगर कोई अब पहले अभी जो समझाया वो ये समझाया कि अगर आपको ठंडी लग रही है तो यू आर लूजिंग द हीट, आपको गर्म लग रही है तो यू आर गेनिंग द हीट। समझ में? लूज करोगे तो माइनस होगा, गेन करोगे तो प्लस होगा। अब याद रहेगा? कोई डाउट? सबको बैठ गया? अब हीट किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, अब जो ये हीट है, यह हीट यानी ऊष्मा, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से। कोई मेंशन करो, ऊष्मा को हम क्यू से डिनोट करते हैं।
क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वी रिप्रेजेंट द हीट बाय क्यू। और अब आपने देखना नोट कर ही लिया होगा कि कब आपको ठंडा लगेगा कब गर्म लगेगा। तो when we lose the heat, so we will feel the coolness, and when we will gain the heat, so we feel the hardness. आ गया समझ में? हार्डनेस माने गर्माहट। अब क्लियर हो गया? और पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ में आ गया? अब ऊष्मा की इकाई पर बात करते हैं, ठीक है। अब यही से हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ऊष्मा की क्या इकाई है, पकड़िए। सबसे पहले ऊष्मा के बारे में जब अध्ययन किया गया तो ऊष्मा को नापने के लिए दो इकाइयां एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में फॉर्म कर दी गई। तो पहले हम लेते हैं एसआई सिस्टम, राइट। यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट पहला ले रहे हैं इन एमकेएस और एसआई सिस्टम। अब आप तो सभी लोग ध्यान दें कि हर समय हम लोग काम एसआई में करते हैं। तो देखो बेटा, एसआई सिस्टम में ऊष्मा की इकाई होती है किलो कैलोरी। क्या होती है? किलो कैलोरी। एसआई सिस्टम में ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी होती है। क्लियर हो गया? या सामने लिख रहा हूं। दूसरा सीजीएस सिस्टम में देखो, क्या लिख रहा हूं? इन सीजीएस सिस्टम समझी गए होंगे। किलो शब्द हटा दो, यानी कैलोरी। तो ऊष्मा की इकाई सीजीएस में क्या होती है? तो सीजीएस में कैलोरी में नापा जाएगा और एमकेएस या एसआई में किलो। अब चलो पैमाना बना के देख ले कि किलो को कैलोरी कैसे बदलेंगे और कैलोरी को किलो में बदलेंगे। क्या लिख देते हैं? किलो कैलोरी एवं कैलोरी में शब्द। ये सब 9 10 में पढ़ेगा। अब यहाँ भी पढ़ना, इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। तो तुम जान ही रहे हो, यहाँ लिख दिया मैंने रिलेशन बिटवीन किलो कैलोरी एंड कैलोरी। तो तुम सब बच्चे जानते हो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 10 टू द पावर 3 कैलोरी, यानी जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। वैसे ही है? यस सर। अब 1000 को 10 टू द पावर 3 कहेंगे ना? यस सर। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 3 कैलोरी। यानी अगर हमें किलो कैलोरी को कैलोरी बनाना है तो 10 टू द पावर 3 से करना है। अब उल्टा भी चलते हैं। यस। बोलो 1 कैलोरी करोगे कितने से डिवाइड? यस सर। तो ऊपर आके माइनस तो अगर हमें 1 कैलोरी को या कैलोरी को किलो कैलोरी में टर्न करना है तो कितना से गुणा करोगे बेटा? आगे यानी कि कैलोरी को किलो कैलोरी बनाने के लिए 10 टू द पावर -3 से यस सर। और अगर किलो कैलोरी को कैलोरी बनाना है आगे यस सर। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि 1 किलो कैलोरी या 1 कैलोरी उसमें बनेगी किससे? आओ उसको बताते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा।
definition of 1 kilocalorie each. चले? Yes, sir. अब देखो क्या है। देखो अगर तुम्हें 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की डेफिनेशन बनानी है तो अभी तुमने पढ़ा है कि ऊष्मा वह कारक है जो वस्तु के ताप में या तो बदलाव करता है या अवस्था में। Yes, sir. तो अब क्या करो कि जो पदार्थ लो वह पदार्थ 1 किलोग्राम द्रव्यमान में ले लो। Yes, sir. और उसका टेम्परेचर रहना चाहिए 14.5 डिग्री सेल्सियस। ये मानक तय किया गया साइंटिस्ट द्वारा। Yes, sir. अब हम चाहेंगे कि इसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए। Yes, sir. तो बोलो 1 डिग्री बढ़ेगा तो 14.5 से कितना हो जाएगा? 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ऐसा करने के लिए तुम्हें गरमाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. यानी ऊष्मा देना पड़ेगा। Yes, sir. बस बन गई परिभाषा। इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के ताप को 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, अर्थात कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री। लेकिन हमें ये मानक याद रखना पड़ेगा कि कितना में से कितना बढ़ाना है। Yes, sir. यानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी की 1 किलो कैलोरी आ गया। Yes, sir. और जब तुमको कहना होगा 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा, तो अब तुम्हें पिंड का द्रव्यमान किलोग्राम में न लेकर ग्राम में लेना होगा। Yes. यानी अब 1 किलोग्राम का नहीं लेना है, Yes. 1 ग्राम का लेना है और ताप वही रखना है। Yes, sir. तो अब इसकी भी परिभाषा Yes. इकाई ग्राम द्रव्यमान के पिंड के ताप को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है यानी अब तुम देख लिए हो कि 1 किलो कैलोरी और कैलोरी का फर्क केवल मास के यूनिट का है। वैल्यू एक ही रखना है, टेम्परेचर भी एक ही रखना है। आगे 1 किलो कैलोरी और 1 कैलोरी उसमें क्या होती है? चलो फिर से सुनो, इसके बाद जिसको आएगा बताना। देखो यहाँ पढ़ो, इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है Yes. और अब बोलो 1 कैलोरी इकाई के पिंड के ताप को 14.5 होती है 1 कैलोरी ऊष्मा। Yes, sir. आगे सब Yes, sir. बोलो दोनों 1 किलो अब बैठ जाओ। आप तुम भी देखो भाई, to rate देखो to rate the temperature of unit kilogram mass of body from 14.5 to 15.5 degree centigrade temperature, the required amount of heat is called 1 kilocalorie heat। अब उसी तरह इसके लिए कि the amount of required heat to raise the temperature of unit gram of mass of the body from 14.5 to 15.5 degree centigrade is called 1 calorie heat। Good. The amount of required heat to raise
The temperature of unit kilogram of body from